प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भेजे गए हिंदी विषय के प्रश्न बैंक को प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है इसको पढ़ करके आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आप सभी के समक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित 2020-21 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 अंक के प्रश्न हैं। इसमें तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अति लघु प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, क्योंकि वह हमें फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नए वृक्ष लगाने चाहिए और सभी को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। इसके बाद संधि विच्छेद है। तत्सम तद्भव शब्दों के लिए आप मेरा एक तत्सम तद्भव का जो वीडियो है उसको पूरा देखिए। उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ जाएंगे। संधि प्रश्नों के साथ में उत्तर भी दिए हुए हैं। ऊक लगी कोयले कदम्बिनी पे बैठी फेरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क की आवृत्ति बार बार हुई है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, रूपक है चंद्र रूपी खिलौना। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात के सम सरिस मन डोला। वाचक शब्द का प्रयोग होता है तो उपमा अलंकार होता है। तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, यमक अलंकार है। यहाँ एक उर्वशी हृदय में बसी और उर्वशी अप्सरा है। पर्यायवाची शब्द हरि भूमि माँ तन धन। हरि ईश्वर और भगवान को बोलते हैं। भूमि वसुधा धरा पृथ्वी, माता जननी माँ, भाई भ्राता तात, तन काया शरीर, धन माया अर्थ। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, इसको प्रस्ताव, घृणा, शीर्षक, सम्राट, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपके पास एक अच्छा प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। मुझे तुमसे घृणा है। पाठ का शीर्षक है कच्ची धानी। सम्राट, सम्राट अशोक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। भोज्य पदार्थों को वर्ग में मीठा, नमकीन, ये सभी आपका जो देख रहे हैं मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पे मना कर देना, तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना,
100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किताबी कीड़ा होना, बिना समझे विषय को रटना। कोल्हू का बैल, हमेशा दिन रात परिश्रम करते रहना, बैल के समान। हेलन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। हेलन केलर विशेष आवश्यकता वाली महिला थी। इसी तरह से नेत्रहीन श्री रविंद्र जैन, जन्मांध सूर्यदास आदि को बारे में भी आप लोग अपना अनुभव लिख सकते हैं। किसी और को जानते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए, उनकी सहायता से कहानी लिखनी है। आप अपने मन से और दूसरी कहानी बना करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये सभी 3 अंक के प्रश्न हैं। यहाँ आप अपने अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन या अपने स्वयं की कल्पना से आप लिखिए। किसी कहानी का निर्माण, फिर से है प्रश्न, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी का निर्माण। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। दिए गए जीव जंतुओं की विशेषताओं को बताइए। इसके बाद विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं को बना करके इनके आधार पर वाक्य लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर वाक्य बनाएं। वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुहावरों को लिख करके उनका अपने शब्दों में प्रयोग करना। नाक, कान, हाथ, सिर, हड्डी, सिर, पैर, मुंह, इनके वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे बनाने हैं इनके आधार पर। और कोई, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। नाक ऊंची होना मतलब बहुत इज्जतदार होना। नाक कट जाना, कान कड़े हो जाना, कान पर जूं न रंगना मतलब कोई सी बात को नहीं सुनना। मैं अपने किसी दोस्त को बार बार कीचड़ में पैर डालने से मना कर दी, पर उसकी कान पर जूं भी नहीं रंगी मतलब उसने बात नहीं सुनी। हाथ पैर फूल जाना, हाथ खड़े कर देना, हाथ हटा लेना, हड्डी पतली होना, हड्डी पसली तोड़ दी, हड्डी पसली होना। हड्डी हड्डी होना मतलब दुबला पतला होना। बहुत ही कोई दुबले व्यक्ति है उसके लिए हड्डी हड्डी भी बोलते हैं। का मुहावरे का प्रयोग करना है। सिर पकड़ लेना, इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, फेल होने पर राकेश सिर पकड़कर बैठ गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से हैं। सिर नीचा हो जाना मतलब सम्मान कम हो जाना। तुमने अपने घर से भागकर अपने माता पिता का सर नीचा कर लिया है। सिर आंखों पर बैठाना बहुत ही आदर करना। बहुत से लोग अपने बच्चों को सिर पर बैठा लेते हैं। सिर से पानी गुजर जाना मतलब बहुत अधिक सहनशीलता को पार कर जाना। तुम मुझे परेशान नहीं करो, ऐसा ना हो कि पानी सिर से गुजर जाए। फिर पैर का है, पैरों तले जमीन खिसक जाना।
पैर पसारना, ये भी है एक मुहावरा। पैर पसारना मतलब ज़बरदस्ती दूसरे की ज़मीन में आप अपना कब्जा करना, अपने पैर पसारना। फिर मुंह मोड़ना, किसी से दुर्व्यवहार करना, अपना मुंह मोड़ ले। मुंह तोड़ जवाब देना, सख्त कार्रवाई करना। भारत की सेना आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पानी भर जाना, ये भी एक मुहावरा है। रसगुल्ला देख के बच्चों के मुंह में पानी आ गया, खाने की इच्छा होने लगी। और फिर अपनी दिनचर्या को लिखना है आपको यहाँ पर। मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ, फिर कौन सा अच्छा काम किया। इसके बाद पत्र है, पत्र के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें मित्र को पत्र, प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र, इस तरह से प्रश्न आएंगे। ये एक उदाहरण दिया हुआ है प्राचार्य को पत्र का। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है ये। इसमें आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, फिर शहर का नाम, फिर विषय, किस विषय के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया है। अगर आपने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है तो आप अवकाश हेतु तो आवेदन पत्र भी देख सकते हैं। उसमें टीसी के लिए भी आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जो भी आपने दिया है। सबसे नीचे कोने में अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा और दिनांक। बीच में अपना विषय लिखेंगे। ये एक अवकाश का आवेदन पत्र है, इसको आप देख लीजिए, अवकाश के आवेदन का नमूना है। प्रश्न पत्र में जो भी विषय रहेगा आपको उसी अनुसार अपना पत्र लिखना है। 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितने दिन का अवकाश होगा उतना लिखिए। प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति करने के लिए आवेदन, फीस में छूट के लिए। इसमें आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं फीस नहीं जमा कर पा रहा, इसलिए मुझे मेरी जो शाला का शुल्क उसको कम करने की या माफ करने की कृपा करें। इसके बाद अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को या अपने माता पिता को, अपने निजी पत्र होते हैं उनको लिखते हैं, दोस्तों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र जो निजी होते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं। बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, दोस्तों को पत्र सभी अनौपचारिक में आते हैं। औपचारिक मतलब ऑफिशियल और अनौपचारिक पारिवारिक पत्र होते हैं। ये एक नमूना है। संबोधन लिखेंगे सबसे पहले, दोस्त को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं। उसके बाद जो भी विषय आएगा उसको लिखेंगे, किस विषय को हम लिख रहे हैं, अंदर का मैटर। इसके बाद पत्र भेजने वाले का नाम। इसमें हम जैसे ऑफिशियल पत्र में लिखते हैं, औपचारिक पत्र में विषय हेडिंग डाल करके कि अमुक अमुक के लिए आवेदन, इस तरह से इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें सीधे विषय वस्तु लिख देंगे अंदर की। मित्र को पत्र है, मित्र को बधाई पत्र उसके जन्मदिन पर। प्रिय मित्र, सप्रेम हृदय स्पर्श या सप्रेम प्रणाम भी लिख सकते हैं। तुम्हारा निमंत्रण मिला, मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है तुम्हें दीर्घायु मिले, यह ऐसा दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए।
इसमें आप अपने मन के भाव लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है, लेकिन भाषा अच्छी हो। माता पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहनों को स्नेह, बड़े भाई होंगे तो बड़े भाई को प्रणाम। साथ में कोई गिफ्ट दे रहे तो उसके बारे में भी लिखे कि मैं ये गिफ्ट भेज रहा हूँ, उसको स्वीकार कर लो, उपहार को। अंत में अपना नाम, तुम्हारे मित्र या तुम्हारा मित्र। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी को पत्र है। मैं बहुत अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, सभी विषयों पे ध्यान दे रहा हूँ, सभी विषयों का अध्ययन कर रहा हूँ। पिछली बार से इस बार मैं बहुत ज़्यादा अंक लाऊंगा, अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करूंगा या करूंगी। माता जी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहनों को स्नेह। इसके बाद आपका निबंध है। निबंध के लिए आपको इस बार 4 अंक दिए जाएंगे। यदि रूपरेखा लिखने को आती तो रूपरेखा लिखना है। ये कुछ रूपरेखाएं हैं, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। विद्यार्थी जीवन के बारे में है। सबसे पहले रूपरेखा, प्रस्तावना। विद्यार्थी जीवन का महत्व यहाँ लिखा है, लेकिन इसके पहले हमको प्रस्तावना लिखनी है। फिर नंबर 2 पर विद्यार्थी जीवन का महत्व, विद्यार्थी के लक्षण, आधुनिक विद्यार्थी का जीवन, अनुशासनहीनता के कारण, निवारण, अच्छे विद्यार्थी के लक्षण, फिर उपसंहार है, पर्यावरण प्रदूषण। इसमें प्रस्तावना, प्रदूषण का स्वरूप, प्रदूषण निवारण के उपाय। टॉपिक गलत लिखा हुआ है इसमें। प्रदूषण को दूर करने के उपाय, और फिर उपसंहार। समाचार पत्र के इसमें भी प्रस्तावना, समाचार पत्र का अर्थ, जन्म, समाचार पत्रों के विभिन्न रूप, समाचार पत्रों का महत्व, समाचार पत्रों से होने वाले लाभ और हानि। लाभ भी हैं उसके, महत्व के बाद क्या महत्व है और उससे क्या विशेष फायदे हैं। उपसंहार, आपका कोई विशेष, आपको कोई सलाह देनी हो तो वो भी उपसंहार में लिख सकते हैं। पुस्तकालय के ऊपर है। विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय पर्व, साहित्य और समाज, प्रस्तावना, साहित्य समाज का संबंध, प्रिय खेल, इसमें भी प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर बीच का जो भी उसके हानि लाभ आदि हैं विषय के, उस विषय के बारे में, और फिर उपसंहार। जल है तो उसके संरक्षण के उपाय, वृक्ष है तो वृक्ष संरक्षण के उपाय, वनों के संरक्षण के उपाय जो भी रहेंगे बीच में। ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। टॉपिक: विज्ञान के चमत्कार, समाचार पत्रों का महत्व, विद्यार्थी जीवन, स्वच्छता अभियान, साहित्य समाज, मेरे सपनों का भारत, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, बाल सभा। और एक और महत्वपूर्ण विषय है कोरोना संक्रमण को रोकथाम के उपाय। ये भी एक टॉपिक आ सकता है। अपठित है, ये कुछ अपठित के उदाहरण हैं। शीर्षक लिखने को आता है, ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से। एक पैसेज दिया है, उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, उस पैसेज के आधार पर, और उसके बाद उनका उत्तर दिया हुआ है। ये एक और गद्यांश है, उसका शीर्षक और प्रश्नों के उत्तर। फिर तीसरा गद्यांश,
गद्यांश के आधार पर प्रश्न और उनके उत्तर। शीर्षक लिखने को आता है, सारांश आ सकता है और गद्यांश के बीच का कोई प्रश्न भी आ सकता है, कोई पर्यायवाची या विलोम भी पूछा जा सकता है। गद्य खंड के आपके प्रश्न हैं। एक अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जानवरों में सबसे बुद्धिमान प्राणी है हाथी। इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। जानवरों में बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी गधा। वैसे सबसे बुद्धिमान तो हाथी होता है। उत्तर गलत है ये मेरे विचार से। ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? बंदर होना चाहिए। घड़ियाल का अर्थ है, अड़ियल का अर्थ यहाँ अड़ियल। अड़ियल का अर्थ होता है अड़ जाना। हठी। डांडा शब्द का अर्थ है ऊंची पहाड़ी। कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया। लहासा में चाय में क्या डालते हैं? मक्खन। मक्खन और नमक। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। एकांकी में एक अंक होता है। रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। गधे का एक छोटा भाई है जिसका नाम है बैल। तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं है। बैल का स्थान गधे से नीचा है। तिब्बत में खेती की व्यवस्था मठ के शिक्षक देखते हैं। डांडा थोड़ल्या इसका यथार्थवादी होगा। डांडा थोड़ल्या ये डाकुओं के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी के पंख सुंदर होते हैं। डांडा थोड़ल्या
ये डाकुओं के लिए उपयुक्त है। पक्षियों के पंख सुंदर होते हैं। कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। पक्षी विज्ञानी सालिम अली। लेखक के सामने प्रेमचंद का फोटो है। चंद्र जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई। गद्य में व्याकरण का प्रयोग जो होता है आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। संवाद के पात्रों को जो प्रस्तुत करने वाली रचना है उसको नाटक कहते हैं। पात्रों को संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई। प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। पात्रों के संवाद से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। एकांकी में एक अंक होता है। इसके बाद सत्य और असत्य है। बगहे पहले रस्सी के, ये पहला असत्य है। दोनों बैल एक माह तक, ये भी असत्य है। जूरी काक्षी के पास 2 घोड़े थे, ये असत्य है। लासा की घाटी यात्रा बहुत ही सुगम थी, ये भी गलत है। तिब्बत यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये भी असत्य है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, ये सही है। परिंदों के पंख बहुत सुनहरे दिखाई देते हैं, ये भी सुंदर सही है। सालिम अल्लिम हुजूम के पीछे पीछे चल रहे हैं, 8वां, ये भी असत्य है। पक्षियों की आवाज़ में मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, सही है। प्रेमचंद के जूते फटे हुए थे, सही है। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी होते हैं। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, ये भी सही है। कहानी में घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, सही है। उपन्यास में जीवन के किसी विशद चित्रण नहीं होता है, गलत है। उपन्यास में विशद चित्रण होता है। एक अंक वाला दृश्य नाटकाव्य एकांकी कहलाता है। 14वां प्रश्न सही है। गद्य काव्य कविता पूर्ण रचना है। गद्य का जिसमें गहन भावानुभूति होती है, सही है। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्यंजना की जाती है, बिल्कुल सही है। उपन्यास में किसी घटना का, प्रेमचंद के जूते फटे थे, 10वां, ये सही है। वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, ये भी सही है। कहानी में किसी घटना भाव संवेदना आदि के व्यंजना की जाती है, ये भी सही है। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, गलत है ये। जीवन का विशद चित्रण होता है। एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी है। गद्य काव्य कविता पूर्ण रचना है जिसमें गहन भावानुभूति होती है। आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या नहीं की जाती, यह भी सत्य है दोनों। इसके बाद जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है, इसे में नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं। जोड़ी जमाने वाला प्रश्न है। क खंड के सामने जो ख खंड से सही उत्तर है उसको लिखना है आपको। जोड़ी में दोनों तरफ का लिखना है, आप परीक्षा में एक तरफ नहीं लिखिएगा। क के सामने ख को लिखना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें उत्तर भी लिखे हुए हैं। कंजूर का बुद्ध वचन, अनुवाद, पोथियाँ, धार्मिक पुस्तकों के भीतर होना, पुस्तक पढ़ने में रम जाना, ठोंडा ढोला की ऊंचाई 17,000 फीट, डोंडा खतरनाक मोड़, प्रेमचंद का जन्म 1880, प्रेमचंद का नाम धर्मपत राय, उपन्यास गोदान,
फटे जूते, प्रेमचंद, परसाई जी, व्यंग्य लेखक। इसी के सामने लिखना है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत है। क्षितिज का अर्थ आसमान और धरती के बीच का जो जोड़ है, मिलने, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। सालिम अली की मदद तहमीना ने की थी। उनकी सहपाठी जो सालिम अली की थी तहमीना थी। हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही है। रिपोर्टाज अंग्रेजी का शब्द है, रिपोर्ट से बना है। आलोचना में साहित्यिक रचना के गुण दोष देखे जाते हैं। यात्रा स्थल का वर्णन यात्रा वृत्तांत है। गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं। अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम कलम के सिपाही हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट से बना है। आलोचना में साहित्यिक रचना के गुण दोष देखे जाते हैं। यात्रा वृत्तांत में किसी विशेष स्थल की यात्रा का वर्णन होता है। आधुनिक काल के साहित्य का आरंभ। गद्य साहित्य का इतिहास जो है आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं, उपन्यास के सम्राट। गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से आरंभ हुआ है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं। मुद्रण कला में का अभाव था प्राचीन काल में। समय ताड़पत्र पर लिखते थे। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं जिनको गद्य की विधाएं कहते हैं। विधाएं, ये 2 अंक के प्रश्न है अब आपके सामने। 30 शब्दों में इनका उत्तर देना है आपको।
अब ये 4 अंक के प्रश्न हैं, इनको 50 से 75 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसमें भाषा शैली की विशेषताएं बताने हैं पाठ के। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का। ऐसे ही कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखी एक कहानी है। गोदान एक उपन्यास है। एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी एक अंक का होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक में विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में बहुत से पात्र होते हैं। इसमें जीवन के किसी एक ही अंग का वर्णन होता है और नाटक में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। दीपदान एक एकांकी है और चंद्रगुप्त जनशंकर प्रसाद की एक लिखी हुई एक नाटक है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। इसमें मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई। देखिए इसको संदर्भ सहित व्याख्या करने का।
इसके बाद अगली इकाई है कृतिका। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति। नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं। सत्य, सत्य और जोड़ी। जोड़ी में आपको इस तरह से उत्तर नहीं लिखना है। क के सामने ख खंड का जो सही उत्तर है वो लिखना है। जैसे भूख मीठी की, इसके सामने आपको भोजन मीठी लिखना है। एक वाक्य में प्रश्न उत्तर। इसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। चौथी इकाई में भाषा बोध है। रिक्त स्थान और सत्य, सत्य, इसी में उत्तर लिखा हुआ है नीचे। सही जोड़ी। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर।
भक्तचरण मुहावरे। लोकोक्ति। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक। कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। ललचन ने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया। ललचन एक कवियत्री थी। ललचन ने समय को मूल्यवान बताया है। बाई आडंबरों का इसने विरोध किया है। ये एक कवियत्री थी और साथ में एक संत भी थी। श्री कृष्ण के पिता नंद थे। सवैया छंद वार्णिक है। कानन जंगल का पर्यायवाची है। ब्रिटिश राज का गहना हथकड़ियाँ थी। कोयल तुम चुपचाप क्या बोल रही हो, विद्रोह का बीज है। हे कोयल तुम चुपचाप क्या बोल रही, इसमें विद्रोह का बीज। कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है। हे कोयल तुम चुपचाप क्या बोल रही हो, विद्रोह का बीज। कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है। काले संकट सागर पर मरने के लिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता किसकी है। राजेश जोशी। प्रस्तुत कविता में बच्चों से क्या छीन लिया गया है। उनका बचपन। सड़क ढकी है कोहरे से। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसी में नीचे देखिए सही उत्तर भी लिखे हुए हैं। 15 रिक्त स्थान है और उनके सभी के उत्तर भी लिखे हुए हैं साथ में। मुक्ताफल का आशय मोती है। पखापखी का अर्थ पक्ष विपक्ष। मानसरोवर से आशय है मन रूपी सरोवर। ललयद कश्मीरी भाषा की कवि थी, कवित्री। इनका जन्म 1320 में हुआ था। गौतमपुरा गांव में हुआ था। इनका जन्म सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके कृष्ण की लाठी के और कंबल पे कवि तीनों लोग को नछावर करना चाह रहा है। सखी मोर पंख सिर पे धारण कर लेगी और गले में गूंजों की माला। रसखान कहते हैं कि मैं बालू बनूं तो गोवर्धन पर्वत बनूं, अगर बनूं कभी पर्वत तो। कोयल किसका संदेश देना चाह रही है। ब्रिटिश राज्य की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ।
कैदियों को भरपेट खाना नहीं मिलता। मदरसा एक अरबी शब्द है। राजू तोशी ने अपनी कविताओं में उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता में बाल श्रम प्रमुख समस्या है। सत्य और असत्य है, इसमें नीचे उत्तर लिखे हुए हैं सत्य असत्य के। जोड़ी जमाना है। सही जोड़ी नीचे लिखे हैं उत्तर सभी के।
काव्य के प्रकार दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, नाटक, एकांकी आदि दृश्य काव्य हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य ये श्रव्य है। प्रबंध में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक में पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी आदि के दोहे हैं। सुर, मीरा इनके कुछ जो गेय हैं जिनको हम गा सकते हैं। प्रसाद, पंत, निवराला आदि की कविताएं ये गेय मुक्तक हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये जो एक डंडी है खड़ी, ये लघु की मात्रा है, इसको 1 गिनते हैं। और जो एस जैसा है ये दीर्घ की मात्रा, इसको 2 मात्रा गिनते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके जो सम चरण है इसमें दूसरे और चौथे, इसमें 11 मात्रा होती है। और पहले और तीसरा जो विषम चरण है इसमें 13 मात्रा होती है। तो आप सभी अब अपनी तैयारी में जुट जाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छे अंक से पास हो जाएं।